अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। जब ये लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना तो बड़ा अजीब लगा कि हम इससे पहले भी तो स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी स्ट्रक्चर पढ़े वगैरह हमने फंक्शन पर बात की हो, तो फिर ये कौन सी टर्म है। तो लेकिन पढ़ा तो फिर समझ में आ गया कि इससे मुराद दरअसल मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि साइंस की ब्रांचेस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है वगैरह वगैरह। इसी तरह बायोलॉजी की अपनी ब्रांचेस हैं और कुछ 37 के करीब तो ब्रांचेस थी जब मैं पढ़ता था। अब पता नहीं और कितनी होगी। इनमें सबसे इस वक्त जो टॉप पे जा रही है वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इज़ अ सब ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये बायोटेक्नोलॉजी की सब ब्रांच, ये वाहिद ब्रांच नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की भी आप कह सकते हैं, और पता नहीं और कितनी कितनी। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के नाम से आप ये जहन रखें कि इस ब्रांच के ज़रिए हम ख़ास तौर पर किसी मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। तो पहले ज़रा देख लें ये 3D स्ट्रक्चर क्या है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे सामने हैं, हो सकता है कोई बंदा पीछे भी हो, एक इधर हो एक इधर हो। अब सबको कहें कि मेरी डायग्राम ड्रा करें, तो पीछे वाला मेरी डायग्राम बनाएगा तो जो सर के बाल उजड़े हैं वो दिखाएगा, चेहरा तो नहीं दिखाएगा। आगे वाला मेरे नाक नक्शा भी बनाएगा, साइड वाला पतली सी एक स्लाइस दिखाएगा, इस साइड वाला भी। तो अब सारी तस्वीरें इकट्ठी करेंगे तो आपको हैरत होगी कि एक ही शख्स की 4 मुख्तलिफ अफराद ने मुख्तलिफ तस्वीरें क्यों बनाई। तो क्योंकि चारों का एंगल ऑफ विजन अलग अलग था, इसलिए उनको जो हिस्सा नज़र आया वो उन्होंने बना लिया। यही हाल इससे पहले मॉलिक्यूल्स का भी था। मॉलिक्यूल के सिर्फ एक डायमेंशन को हम देख सकते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायमेंशनल। एक एंगल से देखा, वही स्ट्रक्चर काम करते हुए हमें इतनी डिटेल से समझ नहीं आती थी कि ये कैसे काम करता है। अब इस टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बना लिया कि मॉलिक्यूल को कहीं भी रखकर हम उसके इर्द गिर्द की तमाम शेप्स देख सकते हैं बैक वक्त। जब आपको सारी शेप्स नज़र आएंगी तो फिर आप उसके काम को भी समझ जाएंगे। मैं मिसाल बताता हूँ। आपने एक कुल्हाड़ी की शक्ल तस्वीर में देखी। तस्वीर को देख के हम उसके फंक्शंस को समझ तो सकते हैं, लेकिन इतना क्लियरली नहीं समझ सकते जितना कुल्हाड़ी को हाथ लगा के देखने से समझ में आएगा। तो आपको मालूम है कुल्हाड़ी का एक हिस्सा बहुत नैरो होता है, शार्प होता है, एक हिस्सा थोड़ा चौड़ा है। चौड़ा क्यों है? उसमें दस्ता डाला जाएगा। शार्प क्यों है? वो काटने में आसानी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप बहुत अहम है किसी भी चीज़ के काम करने की। कुल्हाड़ी की शेप इसलिए ऐसी है कि वो लकड़ी को बआसानी काट सकती है। छुरी की शेप सब्जियां काटने के लिए डिज़ाइन की गई है। चम्मच की शेप चावल खाने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो हर चीज़ की शेप उसके फंक्शन को फैसिलिटेट करती है। इसी तरह हमारे जिस्म में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी भी शेप्स हैं, और छोटे होने की वजह से उनकी 3D शेप्स हम नहीं देख रहे थे इससे पहले। अब टेक्नोलॉजी बेहतर होने की वजह से उनकी 3D शेप्स हम देख लेंगे तो हमें उनके काम करने का अंदाज भी समझ में आएगा और उनका काम भी समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी emphasizes on the 3D shapes of biological molecules, especially proteins, DNA and RNA। ये तीनों मॉलिक्यूल वो हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक है। मसलन DNA से RNA बनता है, तो हमारे जहन में आनी चाहिए बात कि DNA डबल स्ट्रैंडेड है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों है? तो काम की नौयत में फ़र्क है, इसीलिए शेप में फ़र्क है।
और जैसी इनकी शेप होगी, जैसे इनमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होगी, उसी शेप का प्रोटीन बनेगा। फिर प्रोटीन बनने के दर्जे भी हैं। हमने देखा पहले प्रोटीन जस्ट चेन की शक्ल में बनाए जाते हैं राइबोसोम में, तब हम उनको प्रोटीन नहीं कहते, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है गोल्जी बॉडीज में, जहाँ प्रोटीन की फाइनल शेप वजूद में आती है, यानी उनकी फंक्शन के हिसाब से शेप्स दी जाती है और वो फिर आके अपना काम करना शुरू करते हैं। तो 3D शेप की वजह से हमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और दीगर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के काम करने का अंदाज और काम करने का स्टाइल सब कुछ समझ में आता है। ये है इस चैप्टर का भी मेन थीम और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का भी मेन थीम। अब यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं, यानी इस स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का इस्तेमाल किधर होगा। बात तो क्लियर है कि इनका इस्तेमाल हम अगर इनके फंक्शन को समझेंगे तो फिर इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो बात की गई है वो है अंडरस्टैंडिंग फंक्शन एंड मैकेनिज्म, यानी किसी मॉलिक्यूल की 3D शेप आपको समझ में आएगी तो उसका फंक्शन भी आप समझ पाएंगे और उसके मैकेनिज्म, काम करने के अंदाज को भी आप समझ जाएंगे। एक आसान मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, की एंड लॉक। की एंड लॉक दोनों को आप देखें। अब फर्ज करें साइंटिफिक अंदाज और होता है, एक आम आदमी का अंदाज और होता है। चाबी कम बेश इस तरह की होती, तो आपने सोचा कि इसकी ये शेप ऐसी क्यों है, ये हिस्सा इस तरह से क्यों है। चाबी को हाथ में रख के देखें तो आपको बात समझ में आएगी। अगर हम खोलने का काम तो ये पार्ट कर रहे हैं ना, लेकिन ये पीछे इजाफी क्यों है। तो अगर ये ना होता तो आप चाबी पकड़ते कैसे, मूव कैसे करते। तो ये भी फैसिलिटेट करते हैं, ये सुराख क्यों है। चाबी छोटी सी चीज़ है, खो जाएगी, इधर कोई की चेन लगा के आप इसको सेफली हैंडल कर सकते हो। और ये जो इंडेंटेड पार्ट है, ये ताले के अंदर छुपे हुए कुछ मैकेनिज्म्स हैं। मसलन ये इस तरह की कोई चीज़ है अंदर, जब ताला इस तरह से हो, चाबी अंदर जाएगी तो ये दांत सारे इसमें फिट हो जाएंगे, तो ये घुमा के इसको ट्विस्ट करेगी तो जो ऊपर जिसने पकड़ के रखा था वो फ्री हो जाएगा, तो ताला खुल जाएगा। यानी अगर हम ताले को खोल के चाबी कैसे इस्तेमाल होती है, ताले पर काम कैसे करती है, तब देख सकते हैं, खोले बगैर नहीं देख सकते। इसी तरह जितने प्रोटीन्स हैं, खास तौर पर एंजाइम्स, उनके बारे में हमें सरसरी मालूमात थी ना। जो 1 या 2 डायमेंशनल डायग्राम में तो हमें ये बताया जाता था कि ये एक्टिव साइट है, ये ग्लोब्यूलर साइट है, और इधर जो फिट होगा वो प्रोडक्ट में तब्दील होगा। जब आप 3 डायमेंशनल इसकी तस्वीर लेते हैं तो इसकी पूरी डिटेल आपको समझ में आएगी। मसलन जिस तरह हमारा मुंह है, उसमें दांत कितने हैं, हर दांत की शक्ल क्या है, तादाद कितनी है, वो काम क्या करता है। इसी तरह इसका बाइंडिंग साइट, कैटालाइटिक साइट, उनकी शेप में फ़र्क क्यों है, एक बाइंडिंग क्यों कर रहा है, दूसरा कैटालाइटिक क्यों करता है। तो ये 3D या स्ट्रक्चरल बायोलॉजी हमें ये समझा देगी। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के मदद से हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की परफेक्ट एंड एक्यूरेट शेप्स भी मालूम कर सकते हैं, साइज भी मालूम कर सकते हैं, उनके फंक्शंस को भी समझ सकते हैं और फंक्शंस की डिटेल भी समझ सकते हैं। मैं एक मिसाल बताता हूँ। फर्ज करें आप गाड़ी चलाते हैं, खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि वो स्टीयरिंग यूं करो तो टायर घूम जाते हैं, क्लच पे पैर रखो तो कुछ और आवाज़ आती है, ब्रेक पे पैर रखो तो रुकता है, और एक्सेलरेटर इसको तेज़ कराता है। हम तो सिर्फ सरसरी जानते हैं, कैसे करता है हमें नहीं पता, वो मैकेनिक जानता है। इसलिए ख़राब हो जाए तो उसके पास जाते हैं। तो अब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एक तरह से मैकेनिक्स भी बन गए हैं। पहले हम सिर्फ स्टीयरिंग ड्राइवर्स थे, अब स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ने हमें इनकी तमाम तफसीलात हमारे सामने रखी हैं,
जिसकी वजह से हमें यह समझ में आएगा कि इनकी ये शेप ऐसी क्यों है और ये शेप इनके काम को फैसिलिटेट क्यों करती है, कैसे करती है और ये अपना काम कैसे करते हैं, पूरी तफसील समझ में। पहला फायदा तो ये है। दूसरा है डिजाइनिंग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स। मैं एक छोटी सी फिर मिसाल बता दूं, आप समझ जाएंगे। पुराने लोग बीमारियों का इलाज कैसे करते थे? जड़ी बूटियों से, कुछ पत्ते खा लिए, किसी की रूट्स खा ली, किसी के फूल चबाए, किसी का फल खाया तो बीमारी ठीक हो जाती। जो साइंस बड़ी तरक्की हो गई तो उन्होंने कहा कि जिस जड़ी बूटी को हम खा रहे थे उसके अंदर एक खास केमिकल था, उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला तो हमें कहा गया कि ये दवाई खाओ, जड़ी बूटी नहीं खाओ, दवाई खाओ। प्योर किया। आज हम इस मरहले पर आए हैं कि वो दवाई जो हमें देखने में लिक्विड लगती है उसकी असल शक्ल क्या है और वो बीमारी को कैसे रिमूव करती है, ये सारी तफसील हम जानते हैं। तफसील इस साइंस की वजह से मुमकिन हो कि आप एग्जैक्टली कौन सा मॉलिक्यूल किस साइज का है, उसकी शेप क्या है, वो खतरनाक बीमारियों का इलाज कैसे करता है, एक्यूरेसी के साथ ये सारा मालूम कर सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट के मेथड को बेहतर कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप पूरा पत्ता खा जाते थे, बाद में एक्सट्रैक्ट करके छोटी सी गोली बनाई, मुस्तकबिल में शायद गोली भी ना हो, जो मेडिसिन होंगे वो इतने छोटे हो जाएंगे। तो अभी तो हमें बल्क में खिलाया जा रहा है ना, मसलन एक कैप्सूल है तो काफ़ी बड़ा है, गोलियां हैं बड़ी हैं छोटी हैं, लेकिन इस साइंस की मदद से शायद एग्जैक्ट वही मॉलिक्यूल अंदर भेजा जाएगा और वो इफेक्टिव भी होगा। तो ये बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम आएगी, हमारे लिए काम आएगी है, बाकी दुनिया के लिए काम आ रही है, ठीक है, वहाँ इम्प्लीमेंट हो चुकी है, अभी हम किताबों में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इस बीमारी की वजह से आई एम सॉरी इस टेक्निक की वजह से बीमारियां क्यों होती हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है वो भी समझिए। मसलन फर्ज करें ये एक हमारे जिस्म का सेल है, वायरस हमें कैसे बीमार करता है इस ब्रांच के जरिए पता चलेगा। एक वायरस आया, उसने इस सेल के एक खास जगह पर पेनिट्रेट किया, अपना जीनोम भेजा, सेल बाद में फट गया, अंदर से वायरस ही वायरस निकले, इतना तो हम जानते हैं। अब हमें ये पता चलता है कि ये वायरस इसी सेल के अंदर क्यों गया, तो पता चला इस सेल में जितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए थे उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको हम रिसेप्टर कह रहे थे वो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस रिसेप्टर को मॉडिफाई करें तो वायरस तो इधर दाखिल नहीं होगा तो हम बीमारी से बच जाएंगे दवाई इस्तेमाल किए बगैर। यानी ये मुमकिन है फ्यूचर में कि हमें जब तमाम बीमारियों के फैलने का सबब क्लियरली पता चल जाएगा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की मदद से, तो हम उन जरासीम को दवाइयों से नहीं वैसे फिजिकली रोक सकेंगे। अपने मॉडिफिकेशंस इन आवर ओन मॉलिक्यूल्स, हमारे अपने मॉलिक्यूल्स में फ़र्क पैदा करके हम उन बीमारियों को रोक सकते हैं। तो याद रखना, जब हमें बीमारी इसीलिए होती है कि जरासीम के आने का हमें पता नहीं चलता है। अगर आने का पता चल गया तो फिर हम उसको रोकेंगे ना। जैसे लोग शेर पालते हैं तो वो खतरनाक दांत निकाल के फिर पालते हैं, वरना खतरनाक दांत समेत शेर पालेंगे तो किसी दिन आपको काट सकता है। सांप पालते हैं लोग, जहर की थैली निकालते हैं, सांप पाला जा सकता है। तो हम भी इस ब्रांच की मदद से इस काबिल हो जाएंगे कि हम जरासीम को भी बआसानी रोक कर बीमारियों को फैलने से बचाएंगे। या यूँ कह लें कि डिटेल्स and each and every detail of all diseases can be studied by this section or this branch, और उसके बाद उस बीमारी से बचाव भी मुमकिन है। उसके बाद है एडवांसिंग बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बायोटेक्नोलॉजी की एक सब ब्रांच है।
और हम ये भी दावा कर चुके हैं एक साइंसदान के हवाले से कि 21वीं सदी बायोटेक्नोलॉजी की सदी है। तो फ्यूचर की बायोटेक्नोलॉजी में जो एक रोशन पहलू है बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का, वो ये वाली ब्रांच भी है। जब आपको सारे मॉलिक्यूल्स, मैं एक और मिसाल आपको बता दूँ आपको और वाज़ेह हो जाए इंशाल्लाह। आप किसी खांसी है, खुदा न खास्ता फर्ज कर, आजकल सीज़न में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दवाई नहीं देता डॉक्टर, एक दवाई के साथ 2-3 और भी दे देता है। मुख्तलिफ अफवाहें हैं, उसके बारे में हम उस पर बात नहीं करेंगे। सिंपली ये कि एक दवाई दे रहा है जरासीम को मारने के लिए, और एक और दवाई दे रहा है कि अगर वो पहले वाली दवाई हमारे सेल को मारने लगे तो ये दूसरी दवाई उसको काउंटर करे। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप इतने एक्यूरेट होंगे कि आपको ये इजाफी दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बायोटेक्नोलॉजी ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया है कि अब हम इस बायोटेक्नोलॉजी की इस ब्रांच की मदद से हर मॉलिक्यूल की तफसील जानकर न सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना सीख जाएंगे, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। इसके बाद है इनेबलिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स या मेडिकेशन। ये एवोल्यूशन है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ड्रिल से बचने के लिए पेट का दर्द कहते थे, पेट में दर्द है, अस्पताल बहुत करीब था, रेफर करके अस्पताल भेजते थे, जाओ उधर। वहाँ कंपाउंडरों को बताया था इनको बहुत कड़वी दवाई पिलाना है, तो शीशियों में नहीं आती थी दवाई, बड़ी बड़ी बोतलों में। वहाँ से एक कप नुमा चीज़ होती थी, उसमें तोल के ज़बरदस्ती पिलाते थे, फिर सर हिलाते हुए बाहर आ जाते थे। या ये गोलियाँ कैप्सूल कुछ नहीं था, कंपाउंडर कहलाते थे वो, इसलिए कि बड़े बड़े बर्तनों में पीसी हुई दवाई होती थी, वो मिक्स करके मिक्सचर फाँकने को दिया जाता है, पोड़ियाँ बना बना के। तो वहाँ से फिर हमने देखा गोलियाँ बन के आई, पहले ओपन फिर रेपर में बंद, आजकल इतने पैकिंग के साथ आ रही हैं। तो अब फ्यूचर में क्या होगा, आपको शायद इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर बीमारी के लिए अलग मेडिसिन होगा। और अभी भी है ना, जैसे इसकी मैं मिसाल बता रहा हूँ, आँख की दवा अलग है, कान की दवा अलग है, इसी तरह खाने की दवा अलग है, इंजेक्ट करने की अलग है। तो इसको और स्पेसिफिक करके हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसा दौर आए कि हर शख्स के लिए अलग दवा हो। मसलन मेरा पूरा रिकॉर्ड, जेनेटिक रिकॉर्ड किसी कंप्यूटर में होगा, किसी कंप्यूटर में कैसे, मतलब रिकॉर्ड करके डेटाबेस बनाया जाएगा और मुझे एक कार्ड इशू किया जाएगा, उस कार्ड में उसकी डिटेल्स होंगी। मैं अस्पताल जाऊंगा, कार्ड इंसर्ट करूंगा, तो वहाँ कंप्यूटर बता देगा कि इस शख्स को ये दवाई दे दो, मेरे लिए अलग दवाई, किसी और के लिए अलग दवाई, किसी और के लिए अलग दवाई, एक जैसी बीमारी की। इसी तरह कैंसर को टारगेट करके अलग। ये कैंसर का नाम बड़ा बदनाम भी है और है भी खतरनाक बीमारी, इसने इंसानों को नचाया हुआ है इस वक्त। एक तो आम हो रही है, दूसरा तकरीबन लाइलाज है। तो फ्यूचर में इस ब्रांच की मदद से ऐसे एक्यूरेट टू द पॉइंट इफेक्टिव मेडिसिन्स बनेंगे जो कैंसर को भी जड़ से इंशाल्लाह खत्म करें। तो टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स वजूद में आएंगी, तो हर शख्स के लिए अलग अलग इलाज तजवीज़ किया जाएगा, अभी मिला के किया जाता है, और हर बीमारी को भी अलग से टारगेट किया जाएगा। तो ये तो था स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का इस्तेमाल। मैं 2 पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। पहले स्ट्रक्चरल बायोलॉजी क्या है, तो ये है स्टडी ऑफ 3D शेप्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें सरफेस, प्रोटीन्स, DNA और RNA। दूसरा, इसके इस्तेमाल फ्यूचर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इस वक्त टारगेट ह्यूमन ही है, इंसानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल किस शेप का है,
किस साइज का है, फंक्शन कैसे करता है, क्या फंक्शन करता है, ये भी पता चलेगा। और इससे फ़ायदा उठाते हुए हम बीमारियों को डायग्नोस भी करेंगे, बीमारियों को टारगेट करके इलाज भी करेंगे और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इसका होने वाला है और ये मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा जो एडवांसमेंट है उसकी तरफ एक इशारा है। अब आते हैं इसके कुछ पार्ट्स की तरफ। ये 3D शेप्स कैसे मालूम की जाती हैं, उसके स्टेप्स कितने हैं, इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। इनमें से एक है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी।